हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच कैसे यूज कर सकते हैं ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, ए ट्रांजिस्टर can be used as a switch। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर उस सर्किट डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे कि एक ट्रांजिस्टर स्विच की तरह किस तरह से एक्ट कर सकता है। तो आइए पहले डायग्राम बनाते हैं। हम कॉमन एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर को यूज करेंगे। उसके लिए ये बेस है, ये कलेक्टर और ये एमीटर एनपीएन। तो कलेक्टर एन, बेस पी और एमीटर एन। करंट पी से एन की तरफ होता है। ओके, तो इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस, आउटपुट सर्किट रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये बेस है, तो बेस के साथ हम एक रेजिस्टेंस आर बी कनेक्ट करेंगे। ओके, और इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी है आपकी VBB, ये इनपुट वोल्टेज देगी और इसको हम यहाँ एमीटर से कनेक्ट कर देंगे। ये होगी डायरेक्शन ऑफ एमीटर करंट, ये होगी डायरेक्शन ऑफ बेस करंट IB। ओके, और यहां पर हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे जो कि इनपुट वोल्टेज मेजर करेगा। तो स्टूडेंट ये है इनपुट सर्किट जिसको आपने फॉरवर्ड बायस किया है। अब हम आउटपुट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आउटपुट सर्किट किस में होगा, कलेक्टर और एमीटर में होगा। तो आउटपुट सर्किट के लिए सबसे पहले यहां एक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम RC और इसको रिवर्स बायस करना है। तो ये कलेक्टर N टाइप है, तो N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो रिवर्स बायस करने के लिए। ये हमने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। ओके, और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर, वो आपको V आउटपुट बताएगा। तो ये कनेक्शन है। ये बैटरी है VCC, रेजिस्टेंस RC और आपका कलेक्टर करंट की डायरेक्शन ये होगी और यहां पर ये ग्राउंडेड होगा आपका। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन एमीटर NPN transistor as a switch। Okay, so in diagram we have a common emitter NPN transistor. In diagram we have a common emitter CE, common emitter NPN transistor, common emitter NPN transistor using Kirchhoff's rule, जो आपका VBB है, ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है, ये किसके इक्वल होगा, ये RB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप IBRB प्लस बेस और एमीटर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी एमीटर बेस वोल्टेज जो आपका होगा VEB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये जो आपका VBB है इसको हम इनपुट वोल्टेज कहेंगे, V इनपुट। इसी तरह से VCC किसके इक्वल होगा, वो होगा RC के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप यानी ICRC प्लस कलेक्टर और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज होगी। तो VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, क्योंकि ये कलेक्टर है ये एमीटर है,
आउटपुट सर्किट आपका क्या है, कलेक्टर एमिटर जंक्शन के थ्रू है। ओके, तो यहां से आपका VCE आ जाएगा, VCE होगा VCC माइनस ICRC। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। और ये जो VCE है ये है आपकी आउटपुट वोल्टेज V0। ओके, तो ये इक्वेशन 1 एंड 2 आ गई। तो यहां पे VBB क्या है, इनपुट वोल्टेज, VCE आउटपुट वोल्टेज। VBB is considered as input voltage VI, and VCE as output voltage V0, output voltage V0. A transistor has 3 well-defined regions. Depending upon the value of input, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन्स हैं। क्या रीजन्स है अभी हम डिस्कस करेंगे। A transistor has 3 well-defined regions. well-defined regions. फर्स्ट केस में जब आपकी इनपुट वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम है, यानी V इनपुट इतनी कम है कि इनपुट सर्किट में यानी एमीटर बेस्ड सर्किट में फॉरवर्ड बायस भी आपका ऑपरेट नहीं हो पाता है, एक्टिव नहीं हो पाता है, तो वो पहला रीजन होगा जिसको कट ऑफ रीजन कहेंगे। तो नंबर 1 इज कट ऑफ region. Cut off region. When Vi increases from 0 to a low value, when Vi increases from 0 to a लो वैल्यू कितनी लो, सो दैट जो फॉरवर्ड बायस है वो एक्टिव ना हो। जैसे सिलिकॉन के लिए अराउंड 0.6 वोल्ट होगी। ओके, लेस देन 0.6 वोल्ट इन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। अगर आपका सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो उस केस में ये वैल्यू 0.6 वोल्ट तक है। ओके, when Vi increases from 0 to a low value, the forward bias is insufficient to start a forward current. The forward bias is insufficient to start a forward current. The forward bias is insufficient to start a forward current. अगर फॉरवर्ड करंट नहीं होगा तो जो इनपुट करंट है यहां पर क्या है, बेस करंट है, वो 0 होगा और आपका कलेक्टर करंट भी 0 होगा। सो IB इक्वल टू 0 एंड IC इक्वल टू 0, क्योंकि इनपुट करंट नहीं होगा तो आउटपुट करंट भी नहीं होगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर IC 0 है तो V आउटपुट विल बी इक्वल टू VCC। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 इफ IC इक्वल टू 0 V output will be equal to VCC. This is cutoff region. This is cutoff region. तो इस रीजन में क्या होगा कि फॉरवर्ड करंट आपका ऑलमोस्ट 0 है इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी इनपुट वोल्टेज बहुत कम है, तो फॉरवर्ड बायस आपका एक्टिव नहीं हुआ है। मीन्स आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है।
तो इस वजह से जो आपका ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑफ मोड में होगा, यानी स्विच ऑफ की तरह काम करेगा। ये बाद में हम लिखेंगे ये चीज भी। तो पहले हम तीनों रीजन्स डिस्कस करेंगे। तो पहले था कट ऑफ रीजन, उसके बाद नंबर 2 है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन, तो एक्टिव रीजन में क्या होगा, VI की वैल्यू आप बढ़ा देंगे, 0.6 वोल्ट से ज्यादा कर देंगे, तो क्या होगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, तो आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा। और जैसे जैसे आप V इनपुट बढ़ाएंगे, सॉरी IC बढ़ेगा, तो क्या होगा, V आउटपुट डिक्रीज होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर इनपुट वोल्टेज आप 0.6 वोल्ट से ज्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस एक्टिव हो जाएगा, करंट बढ़ेगा, इनपुट करंट भी बढ़ेगा और फिर आउटपुट करंट IC भी बढ़ेगा। अगर IC बढ़ेगा तो V आउटपुट डिक्रीज होगा, V आउटपुट डिक्रीज होगा। तो इस तरह से जितना ज्यादा इनपुट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इनपुट करंट और आउटपुट करंट बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आउटपुट करंट IC बढ़ेगा V आउटपुट कम होता जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो रहा है यहां पर। ओके, तो इस तरह से इनपुट बढ़ाने से V आउटपुट कम होता जाएगा। और कब तक होगा, लगभग तब तक जब तक आपका आउटपुट वैल्यू लेस देन 1 वोल्ट ना हो जाए, और इसको कहते हैं एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन क्यों, क्योंकि अगर आप इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट मिल रहा है। नंबर 2 एक्टिव रीजन। ओके, when Vi is large, when Vi is greater than this 0.6 volt, okay, तो सर्किट में इनपुट करंट IB और आउटपुट करंट IC फ्लो करेगा। तो हम लिखेंगे when Vi becomes slightly above 0.6 volt, when Vi becomes slightly above 0.6 volt, IC flows in output circuit. IC flows in output circuit. तो आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। ओके, एंड और उसकी वजह से क्या होगा, अगर IC बढ़ता है तो V आउटपुट इक्वेशन 2 से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 if IC increases V naught decreases, तो आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। ओके, as Vi further increases, IC will also increase and V naught will decrease. As Vi further increases, IC will also increase. इनपुट करंट बढ़ेगा, सॉरी इनपुट वोल्टेज बढ़ेगा तो क्या होगा, इनपुट करंट और आउटपुट करंट बढ़ेगा। ओके, एज Vi फर्दर इंक्रीजेस, IC ऑल्सो इंक्रीजेस एंड V naught, IC will also increase and V naught will decrease, and इक्वेशन 2 से कि अगर IC बढ़ता है तो V naught डिक्रीज होगा, क्योंकि यहां माइनस है, एंड V naught will decrease कब तक, till its value become very small, less than 1 volt. Okay, till its value become small, okay, less than 1 volt, approximately less than 1 volt. तो ये है एक्टिव रीजन। उसके बाद क्या होगा, अगर फर्दर आप Vi को और ज्यादा बढ़ा जाते हैं, यानी Vi की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो कलेक्टर करंट IC भी बहुत ज्यादा होगा, और अगर IC की वैल्यू बहुत हाई होगी तो आउटपुट क्या होगी, आपकी
it will be almost zero, and this is called saturation current. saturation region. saturation region क्यों कहते हैं? क्योंकि अब IC की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर इनपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगी तो आपका इनपुट करंट IB एंड आउटपुट करंट IC ये दोनों बढ़ेंगे, और इक्वेशन 2 से अगर I की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो आउटपुट वोल्टेज बहुत ही कम होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी, और इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि IC की वैल्यू इसमें मैक्सिमम हो गई है, अब और ज़्यादा वो नहीं बढ़ सकती। तो नंबर 3 है saturation region. Saturation region. When Vi is large, IC will be large. When Vi is large, IC will be large. जो आपका कलेक्टर करंट है IC वो भी लार्ज होगा। From equation 2, then from equation 2, V naught is almost zero. V naught is almost zero. This is called saturation state or saturation region because IC cannot increase anymore. This is called saturation state because IC cannot increase anymore, और ज़्यादा IC की वैल्यू नहीं बढ़ सकती। ओके स्टूडेंट, अब मैं इधर से इसको इरेज कर देता हूं। ओके, अब आउटपुट वर्सेस इनपुट वोल्टेज का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे और उसमें हम तीनों रीजन्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो इस एक्सिस पे हम V आउटपुट लेंगे और इस पर V इनपुट। ओके, तो जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये ग्राफ होगा आपका, यानी यहां पर आकर ये जो ग्राफ है ये पैरेलल हो जाएगा इनपुट के, इस तरह से लगभग। तो यहां शुरू में ये जो है आपका, ये है कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन। ये बीच में जहां ग्राफ ऑलमोस्ट लीनियर है जहां तक, यानी ये जो पार्ट है ये है एक्टिव रीजन, और लास्ट में ये है आपका सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। तो जो ट्रांजिशन है कट ऑफ से एक्टिव और एक्टिव से सैचुरेशन वो नॉन लीनियर है, वो लीनियर नहीं है। ट्रांजिशन फ्रॉम कट ऑफ to active and active to saturation region is non-linear, non-linear। अब इसमें स्विचिंग एक्शन क्या होगा, यानी स्विच की तरह ये कैसे काम कर रहा है। तो देखिए जो कट ऑफ रीजन है, कट ऑफ रीजन में जो फॉरवर्ड बायस है वो आपका इतना वीक है कि फॉरवर्ड बायस एक्टिव ही नहीं होता, यानी उसकी वजह से फॉरवर्ड करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है।
तो इस रीजन में क्या है, आपका जो ट्रांजिस्टर है वो कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो यानी ट्रांजिस्टर क्या है, स्विच्ड ऑफ। तो कट ऑफ रीजन में एक ट्रांजिस्टर स्विच ऑफ की तरह काम करेगा, जबकि सैचुरेशन रीजन में क्या है, आपके पास करंट मैक्सिमम है, तो ये जो रीजन है इसमें ये स्विच ऑन की तरह काम करेगा। तो एक ट्रांजिस्टर को अगर आपको स्विच ऑन या स्विच ऑफ की तरह यूज करना है तो या तो आपको उसको कट ऑफ रीजन में यूज करना पड़ेगा या सैचुरेशन रीजन में। ओके, तो इस ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ए स्विच ओनली इन कट ऑफ एंड saturation region. A transistor can be used as a switch only in cutoff and saturation region. Cutoff and saturation region. In cutoff region it works as switch off. In cutoff region it works as switch off. क्यों? क्योंकि कंडक्ट नहीं करता ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में। एंड इन सैचुरेशन रीजन saturation region as switch on, और वहां पर ये स्विच ऑन की तरह काम करेगा। ओके, तो स्विच ऑफ में ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, स्विच ऑन में collector current यानी आउटपुट करंट विल बी सैचुरेटेड, देयर विल बी सैचुरेशन स्टेट, करंट विल बी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट, ये था आपका टॉपिक ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया।